प्लेन 370 अपने निर्धारित समय पर रात के 12:42 पर मलेशिया के कुआलालंपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चाइना के बीजिंग इंटरनेशनल कैपिटल एयरपोर्ट के लिए अपने निर्धारित समय पर उड़ान भरता है। करीब 7 घंटे की उड़ान थी। प्लेन में सवार थे 239 लोग, जिसमें 14 देशों के 10 क्रू मेंबर, 227 पैसेंजर और 2 पायलट, जिसमें कैप्टन पायलट थे 53 साल के जहरी अहमद शाह, मलेशियन एयरलाइंस के सबसे एक्सपीरियंस पायलट जिनके पास 18,000 घंटे पे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। दूसरे थे 27 साल के फारिक अहमद, जिनकी यह आखिरी फ्लाइट ट्रेनिंग थी। इसके बाद यह कैप्टन पायलट बन जाते। फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था। रात के 1:08 पर ऐसे ही MS-370 मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करती है। अपने निर्धारित रूट पर साउथ चाइना सी में जाती है। प्लेन के कैप्टन सूचना देते हैं कि अभी हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। रात के 1:19 पर प्लेन पहुंचता है वियतनामी एयरक्राफ्ट के सिग्नल पर। कुआलालंपुर एयरपोर्ट से मैसेज आता है, कैप्टन मलेशियन MS-370 कंटेंट हो बीजिंग, गुड नाइट। तो इसके आंसर में कैप्टन जहरी अहमद कहते हैं MS-370 गुड नाइट। कैप्टन को या कुआलालंपुर एयरपोर्ट को क्या पता था कि यह फ्लाइट का आखिरी मैसेज होगा। उसके बाद इस प्लेन का पता ही नहीं चला कि इस प्लेन को जमीन खा गई या आसमान निकल गया या समुद्र की गहराई में समा गया। The Malaysian Airlines flight MS-370. Trees surrounding the missing Malaysian Airlines flight 370. Nearly 370 disappeared. The flight had 239 passengers. तो रात के 1:19 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही इस प्लेन का कंटेंट वियतनामी एयरलाइन से होता है, ठीक 2 मिनट बाद 1:21 पर यह प्लेन MS-370 रडार से गायब हो जाता है और मलेशियन एयरलाइन वाले इस पर ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है कि यह प्लेन वियतनामी एयरलाइंस की रडार पर चला गया होगा और यह कोई आम बात नहीं है। ऐसा अक्सर होता है कि मलेशियन MS-370 हमारे रडार में शो तो हुआ है, लेकिन अभी अचानक से गायब हो चुका है। वियतनामी एयरलाइन MS-370 से बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करती है, मैसेज भेजती है, लेकिन जब MS-370 से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है और करीब इसके 20 मिनट बाद वियतनामी एयरलाइन मलेशिया कुआलालंपुर एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है कि आपकी मलेशियन 370 अचानक से रडार से गायब हो चुकी है। ऐसे ही कुआलालंपुर एयरपोर्ट में यह मैसेज आता है। कुआलालंपुर एयरपोर्ट से भी MS-370 से बार बार कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, यहाँ पर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। इसके करीब 4 घंटे बाद सुबह के 6:32 पर जब प्लेन को चाइना की बीजिंग में लैंड करना था और प्लेन लैंड नहीं करता है, तो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। 239 पैसेंजर से भरा प्लेन अचानक से गायब हो जाता है और सिर पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन्हें रात में ही इमरजेंसी मीटिंग बुलानी थी, जो कि प्लेन के गायब होने के 4 घंटे बाद सुबह 6 बजे के बाद बुलाई जाती है। मीटिंग के तुरंत बाद ही एक सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें 7 देशों के 34 शिप्स एंड 28 एयरक्राफ्ट इस रूट से प्लेन गुजर रहा था। मलेशिया एंड चाइना के समुद्र साउथ चाइना सी में प्लेन को ढूंढने लगते हैं। यह खबर तेजी से आग की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल रही थी, जिससे फ्रेंड्स 239 लोग उस प्लेन में सवार थे। उनके घर वाले परेशान होने लगते हैं, रोने लगते हैं। यहाँ पर मलेशियन सरकार आश्वासन देती है, विश्वास देती है कि हम प्लेन को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे और बहुत ही बड़ा सा एक सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। तेजी से चले इस ऑपरेशन को 4 दिन बीत जाते हैं। तारीख थी 12 मार्च 2040। एक और न्यूज आती है, मलेशियन MS-370 वियतनामी रडार से जरूर ही गायब हो जाता है, लेकिन करीब 2:22 पर प्लेन के गायब होने के 1 घंटे बाद प्लेन साउथ चाइना सी में नहीं, अंडमान निकोबार में था और यह मैसेज एक नौसेना की रडार से मिलता है। उस समय इस प्लेन ने नौसेना के रडार से कनेक्ट होने की कोशिश की थी। अंडमान निकोबार द्वीप को जैसे ही सर्च करने के लिए प्लानिंग की जाती है, वैसे ही एक और मोड़ सामने आता है। पता चलता है कि प्लेन ने सैटेलाइट से भी कनेक्ट होने की कोशिश की थी और ये आम बात नहीं है। जब कोई बोइंग विमान
उड़ता है और उसका संपर्क जब किसी भी एयरपोर्ट से नहीं रहता है, ऐसे में वह एयरप्लेन सैटेलाइट से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, जिसके थ्रू सैटेलाइट एयरपोर्ट पे कनेक्ट कर देती है। और यह प्लेन बोइंग 700 सैटेलाइट से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया। कनेक्ट होने की कोशिश तो की, लेकिन इसने लॉगिन नहीं किया, ना ही इसमें कोई डाटा शेयर किया कि इसकी लोकेशन करेक्ट पता चल सके कि ये कहाँ है। सैटेलाइट से कुछ पता नहीं चला, तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर सैटेलाइट्स की लोकेशन को जानी कि जब प्लेन ने सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश की होगी तो जो सैटेलाइट का एंटीना है वो प्लेन की तरफ घुमा होगा। और यहाँ पर पता चलता है कि प्लेन ने सैटेलाइट से करीब 7 बार कनेक्ट करने की कोशिश की है, और जो आखिरी बार प्लेन ने कनेक्ट करने की कोशिश की थी तब सुबह के 8:19 पर। जाहिर सी बात है कि जब तक प्लेन में फ्यूल रहा होगा प्लेन उड़ता रहा होगा, और जैसे ही प्लेन का फ्यूल खत्म हुआ प्लेन कहीं अंडमान निकोबार में क्रैश हो गया होगा और समुद्र की गहराई में समा गया होगा। सैटेलाइट्स की दी हुई लोकेशन के बाद बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद एग्जिट नहीं पर वहीं की एक आस की जगह को मार्क किया जाता है, जिसे यह 7th आर्क नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ने 7 राउंड लगाए थे इस जगह के, और 7 ही बार प्लेन ने सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। और यह 7th आर्क ऑस्ट्रेलिया से लगभग 2000 किलोमीटर दूर वेस्ट में है, और यह एक बहुत ही बड़े भूभाग में फैली है। इसके बाद फ्रेंड्स शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। कई सालों चले इस ऑपरेशन में $160 स्पेंड खर्च हो जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन साबित होता है, और इतने ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद 2017 में इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। और इस सर्च ऑपरेशन के कुछ साल पहले 2015 में प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा एक आइसलैंड पर पाया जाता है, जिससे साबित होता है कि प्लेन कहीं ना कहीं समुद्र में क्रैश किया हुआ है, और वह जो प्लेन का हिस्सा था वह बह करके समुद्र के किनारे आ जाता है। इसके करीब 1 साल बाद सन 2018 में ओशन इन्फिनिटी नाम की कंपनी मलेशियन सरकार से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम आपकी MS-370 को ढूंढेंगे और हम बिल्कुल भी पैसा नहीं लेंगे। पैसा तभी लेंगे जब आपकी MS-370 मिल जाती है, और मलेशियन सरकार इस पर साइन भी कर देती है, उन्हें MS-370 ढूंढने की अनुमति भी दे देती है। इस कंपनी ने बहुत सारे पैसे खर्च किए। कई महीने चले सर्च ऑपरेशन में, इन्हें भी कुछ नहीं मिला, और आखिरकार इन्हें भी यह सर्च ऑपरेशन बंद करना पड़ा। और जब कुछ भी नहीं मिला उसके बाद मलेशियन पुलिस एक और सर्च ऑपरेशन चलाती है। इस प्लेन में जितने भी लोग सवार थे उनकी सबकी हिस्ट्री निकालती है कि कहीं प्लेन को किसी ने हाईजैक तो नहीं कर लिया, कोई आतंकवादी तो नहीं था। 239 लोगों में से प्लेन में सिर्फ 2 ही ऐसे लोग थे जिन पर पुलिस को शक जाता है, जो कि एक फेक पासपोर्ट पर ट्रेवल कर रहे थे। पहले थे दिलावर शाहिद रिजा और दूसरे थे प्रिया नूर मोहम्मद। और जब इन दोनों पर रिसर्च किया जाता है तो पता चलता है कि ये फेक पासपोर्ट पर कुआलालंपुरम से चाइना की बीजिंग जा रहे थे, और बीजिंग से इनकी एक और फ्लाइट थी जिससे ये यूरोप जा रहे थे, और वहां पर ये दोनों शिफ्ट हो रहे थे। फेक पासपोर्ट के सबूत के अलावा इनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद हाईजैकिंग वाली थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबका शक जाता है कैप्टन जहरी अहमद साहब पर। कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन बहुत दिनों से डिप्रेशन में थे, आत्महत्या करने की भी सोच रहे थे, इन्होंने ही आत्महत्या की है और पूरे प्लेन को क्रैश कर दिया। यहाँ पर मलेशियन एयरलाइंस की जो कंपनी है जो इस सर्च ऑपरेशन को चला रही थी, उसके एक बड़े ऑफिसर इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देते हैं। वह कहते हैं कि कभी भी कैप्टन के बिहेवियर में ऐसा बदलाव नहीं मिला, ना ही हमें इतने साल में लगा कि कभी ये डिप्रेशन में रहे हो या इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की हो। और ये हमारे एयरलाइन के सबसे एक्सपीरियंस कैप्टन है जिनके पास 18,000 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। कैप्टन जहरी अहमद साहब पर से भी उंगलियां हट जाती हैं। थ्योरी उठती है तीसरी। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जब प्लेन ज्यादा ऊपर चला गया होगा तो प्लेन का ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन सिस्टम है वह यहाँ पर बंद हो गया होगा और प्लेन में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई होगी, जिसके कारण पायलट सहित पायलट, क्रू मेंबर और 227 पैसेंजर सभी बेहोश हो गए होंगे और प्लेन ऑटो पायलट पर चला गया होगा। और उड़ते उड़ते जब फ्यूल खत्म हो गया होगा तो यह प्लेन जाकर के क्रैश हो गया होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर पायलट के कॉकपिट में आग लग गई होगी, जिसके कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी और प्लेन ऑटो पायलट पे चला गया होगा, जाकर के समुद्र में यह प्लेन क्रैश हो गया होगा। उसके बाद एक फाइनली थ्योरी निकल करके आती है, जैसे प्लेन ने टेक ऑफ किया, वियतनाम एयरपोर्ट से कंट्रोल किया तो पायलट को लगा होगा प्लेन में कुछ खराबी है, प्लेन में कुछ मिस्टेक्स आ गई होगी। पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए 180 डिग्री का यहाँ पर टर्न लिया होगा। टर्न लेते समय ही प्लेन में कोई बड़ी मिस्टेक हो गई होगी, हादसा हो गया
जिसके कारण यह प्लेन क्रैश हो गया। लोग तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के रडार पर आया होगा, ऑफिसर्स ने इससे कनेक्ट करने की बार बार कोशिश की होगी और जब कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो इन्हें टेररिस्ट समझ करके ऑस्ट्रेलिया नौसेना ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे इन्हें पता चला कि एशिया एयरलाइन का बोइंग 370 है तो इसे कहीं छुपा दिया होगा। बहुत सारी थ्योरी उठी थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परफेक्ट थ्योरी क्या है अभी भी किसी को नहीं पता चला। लेकिन 2022 में एक और थ्योरी सामने आती है। रिचर्ड वोफ्री नाम के एक इंसान जो एरोस्पेस इंजीनियर हैं, जिन्होंने कई सालों की रिसर्च के बाद रेडियो के सिग्नल से पता लगाया है MS-370 की परफेक्ट लोकेशन क्रैश होने के समय कहां थी। और इन्होंने बताया कि अभी भी मलेशियन MS-370 7th आर्क में ही है जहां पर इसने लास्ट बार सैटेलाइट से कनेक्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर तो सर्च किया जा चुका है, यहाँ पर MS-370 नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड वोफ्री ने एक स्थान को मार्क किया है और वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप ढूंढेंगे तो यह प्लेन यहीं पर मिलेगा। पर जब ये बहुत बड़ा ऑपरेशन चला था तो हो सकता है कि यह जगह छूट गई हो। ओशन कंपनी ने रिसर्च किया था तो उसने इस जगह को सर्च ही नहीं किया। हो सकता है कि रिचर्ड वोफ्री के अकॉर्डिंग यह प्लेन यहीं पर हो क्योंकि इन्हें बहुत सालों का स्पेस इंजीनियरिंग का अनुभव है। हाल ही में अभी मतलब 2023 में एक और न्यूज आई है जिसमें एक फोटो को दिखाया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि यह मलेशियन 370 जो कि क्रैश हो गया था वह होने के करीब 9 साल बाद मिल चुका है। ट्विटर पर पोस्ट किए गए इस पोस्ट को करीब 1 लाख लोगों ने इसे रीट्वीट भी किया है। वहीं मीडिया वालों का कहना है कि ये जो फोटो है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसे MS-370 बताया जा रहा है, ये दरअसल में MS-370 है ही नहीं। न्यूज एजेंसी AP के अकॉर्डिंग यह तस्वीर डीप ब्लू सेंटर द्वारा 6 अप्रैल को पोस्ट किए गए एक इंस्टाग्राम वीडियो से आई है और यह कंपनी डाइविंग और पानी के नीचे हो रही गतिविधियों का पता करती है। इसमें इस फोटो को भी एक बता दिया जाता है क्योंकि MS-370 में 39 लोग सवार थे और इस प्लेन में एक भी कंकाल नहीं पाया जाता है। अभी बताइए आखिर ये प्लेन कहाँ गया होगा और आज भी इस प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला है। करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद।